नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों की। बताएंगे आपको कि किन राज्यों में है आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान कहां तक पहुंचा है, जानेंगे अपने संवाददाता से। शुक्रिया संध्या। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जो इस वक्त समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। कुवैत से भारत की ओर बढ़ा जग वसंत देंगे, उससे जुड़ी तमाम अपडेट और भी अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम, केरलम और पुडुचेरी में आज प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन। तो वहीं तमिलनाडु में एनडीए का शेयरिंग फॉर्मूला तय, 28 सीट पर लड़ेगी भाजपा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने तैयार किया विरोधियों के लिए चक्रव्यूह। नितिन नवीन ने कहा, भ्रष्टाचार और कट मनी कल्चर से मुक्ति चाहता है बंगाल। कुवैत से भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है एलपीजी से लदा जग वसंत जहाज। गुजरात के कांडला पोर्ट पर की गई सभी तैयारियां। पाइन गैस जहाज के भी कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद। युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा में जुटा ईरान, कहा युद्ध का स्थायी अंत जरूरी। कूटनीति की उम्मीदों पर वैश्विक बाजारों में आई तेजी। बांग्लादेश के राजबारी जिले में नदी में गिरी बस, 23 लोगों की मौत, कई यात्रियों के लापता होने की आशंका। गोताखोरों के साथ राहत बचाव अभियान जारी। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का दबदबा, पहले दिन 5 स्वर्ण समेत 7 पदक पर कब्जा। छत्तीसगढ़ में आयोजित गेम्स में 3800 ट्राइबल खिलाड़ियों का जलवा। और आइए अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच 2 दिवसीय राज्य दौरे के समापन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये चुनाव बंगाल को भय के माहौल से मुक्त कराने, भतीजा राज खत्म करने और कट मनी वाली सरकार से निजात दिलाने का चुनाव है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का मिशन बंगाल इस दौरान टीएमसी के लिए नए चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी करते हुए, कमर कसते हुए सोनार बांग्ला और विकसित बंगाल का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको लेकर के चुनावी मैदान में है भाजपा। मिशन बंगाल है, कार्यकर्ताओं के साथ माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे गढ़ को जीता जाए। हर बूथ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और हर संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके लिए हर कार्यकर्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करते हुए चुनाव लड़ते हुए मैदान में है। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कानून व्यवस्था, कट मनी कल्चर को मुद्दा बनाया गया है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया है। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती है। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार, जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती।
बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है। दो सीट पर चुनाव लड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी की रणनीतियों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। दरअसल उन्होंने भवानीपुर का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और ममता बनर्जी को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए वो चुनावी रण में है। शहरी मतदाताओं पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, लोकल रैली पर भी जोर है। तो किस तरह से शुवेंदु अधिकारी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है, हिंदी भाषी वोटर को साधने की कोशिश भी यहां पर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि नंदीग्राम की सभा में शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा भी किया इस दौरान और व्यापारिक वर्ग को भी साधा जा रहा है। घुसपैठ के मुद्दे पर पूरा जोर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में है, तो वहीं अगर शुवेंदु अधिकारी की रणनीति की बात करें तो वो भी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है और साथ ही साथ घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के मैदान में है। और शुवेंदु अधिकारी की पूरी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा मतदाता सूची पर टिका हुआ है। उनका आरोप है कि राज्य में लाखों फर्जी मतदाता थे जो टीएमसी को वोट देते थे। घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर शुवेंदु एक खास वर्ग के वोटर को साधने की कोशिश में है। कल ही उन्होंने नंदीग्राम में आयोजित एक कार्यकर्ता सभा में कहा कि इस बार मैं भवानीपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे मोदी जी ने भेजा है। नंदीग्राम की जिम्मेदारी आप लोग संभालिए, भवानीपुर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की आज कई इलाकों में चुनावी रैली होने वाली है, लेकिन उनका फोकल पॉइंट क्या कुछ होगा वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ममता बनर्जी उत्तर बंगाल को वापस जीतना चाहती हैं। जी हां, पूरा फोकस है उत्तर बंगाल पर और इसके लिए उनके कई सारे फोकस बिंदु हैं। नॉर्थ बंगाल आउटरीच अभियान भी उनके द्वारा है और 10 प्रतिज्ञा पूरा करने का वादा भी, यानी कि अपने दावे और अपने वादे के साथ ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो फोकस बिंदु है ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो वहां पर हैं उसको लेकर भी देखने को मिल रहा है। और बाहरी वर्सेस भीतरी की जो लड़ाई है वो कितनी अब की बार नजर आती है वो देखना होगा, क्योंकि चुनाव की जो बिसात है वो बीत चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में साफ होता हुआ नजर आएगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर प्रभावी होते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा भी सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार अगर हम बात करें तो बंगाली अस्मिता है और वे अपनी रैलियों में भाजपा को बाहरी और बंगाल विरोधी बता रही हैं। उन्होंने लगभग 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को हटाकर नए और साफ छवि वाले चेहरों को मौका दिया जा सके। और इसके अलावा अपनी रैलियों में भी अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग के माध्यम से अधिकारियों का तबादला करना भाजपा की एक साजिश है। और इसी तरह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी दक्षिण बंगाल में कमान संभाले हुए हैं। अभिषेक बनर्जी का नजरिया पारंपरिक राजनीति से थोड़ा सा अलग है। उनके चुनावी फोकस की बात की जाए तो दक्षिण बंगाल टीएमसी के लिए अभेद्य किला है और इसीलिए अपने अभियान की शुरुआत पाथर प्रतिमा दक्षिण 24 परगना से उन्होंने की। उनका लक्ष्य मेदिनीपुर बेल्ट, झाड़ग्राम और तटीय क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ को खत्म करना है। नंदीग्राम पर खास नजरें टिकाए हुए हैं अभिषेक बनर्जी। युवा साथी को लेकर के तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपना गढ़ सुरक्षित रखने पर उनका जोर है और साथ ही साथ कैसे टीएमसी का किला भी फतेह किया जाए इस पर भी जोर है। नंदीग्राम पर विशेष जोर अभिषेक बनर्जी द्वारा दिया जा रहा है। और वहीं डायमंड हार्बर मॉडल का विस्तार उनका फोकस एरिया भी है। SC/ST समुदाय को साधने की कोशिश है। तकनीकी और डेटा आधारित चुनाव पर उनका भरोसा ज्यादा होता है। तो ये तमाम ऐसी नीतियां हैं जो ये अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए जो इनका फोकस है वो क्या कुछ कह रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बताते हैं कि केरलम में विधानसभा चुनाव है और इन्हीं विधानसभा चुनाव की तारीखों के करीब आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूडीएफ को जनता को जोड़ने और सशक्त बनाने वाला गठबंधन बताया है, जबकि एलडीएफ और भाजपा पर एक गुप्त साझेदारी का आरोप भी उन्होंने लगाया है। There are actually only two parties fighting in Kerala. One is the UPF alliance and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams.
और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में फुटबॉल को भी मुद्दा बनाया है। कहा है कि फुटबॉल के प्रति जनता के जुनून के बीच वामपंथी सरकार ने लियोनेल मेस्सी को केरल लाने का जो वादा किया था वो अब तक अधूरा है। To every youngster, this election is very important. You have the numbers to decide it, and you have the right time to demand a change. I also know the football mania that runs through the streets of Kerala. I know how badly the youth of Kerala wanted to see Messi and other players. The CPIM promised that Messi would visit, but we know what happened to that announcement. वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि केरलम के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बने रहें और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन केरलम के लोगों ने तय कर लिया है कि ये बदलाव का समय है। The chief minister wants the prime minister to continue, and the prime minister wants the chief minister to continue. But the people of Kerala have decided that this is an election of change. I'm absolutely confident UDF will get a thumping majority. तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है और इस तरह से देख सकते हैं कि केरल में जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कुछ कह रही है और किस तरह से जो चुनावी बिसात है वो बिछती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार तमिलनाडु की जब बात करें तो तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन की प्रमुख पार्टी अन्ना द्रमुक ने अपना सबसे बड़ा हिस्सा बरकरार रखते हुए 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, जबकि पटाली मक्कल काची को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के हिस्से 11 सीटें आई हैं। और वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीखों के करीब आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य की वर्तमान सरकार को घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था गंभीर सवालों में है। We got only one seat from Chennai. We have to distribute to almost all the districts. And Kanyakumari, we are from the beginning we are more powerful, so we have got more seats from Kanyakumari because its alliance almost 234 belongs to us only. There is no any 27 or 18 or 11. All seats are our seats. Definitely we will win. So issue is issues. Lot of issues. What issue to tell? So it is almost large number of issues. So anti-incumbency is there. Women are not safe. So definitely people are distressed. So definitely we will win. और असम की बात करें तो असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल असम का ये चुनाव परिसीमन के बाद हो रहा है, जिसमें कई सीटों का गुणा-गणित पूरी तरह से बदल चुका है। परिसीमन के चलते कई सीटों पर हार जीत के समीकरण में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में देखना होगा कि कौन से दल नए समीकरणों को सही से साध पाएंगे, क्योंकि जहां पहले एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित थी, अब वो बढ़कर 9 हो गई है और वहीं एसटी की सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई हैं, जबकि सामान्य सीटें 102 से घटकर 98 ही रह गई हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत के संतुलन को प्रभावित करता है। तो तमाम समीकरण यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल नजर आ रही है तमाम विधानसभा के जो चुनाव ये होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, आइए वहीं का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज हमारे साथ त्रिवेंद्रम से जुड़ रहे हैं, उर्मिलेश हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, सौरभ हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नीरज, शुरुआत आपके साथ, बहुत महत्वपूर्ण और उसके अलावा क्या कुछ वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है? सबरीमाला का मुद्दा भी जो है वो हमने देखा कि वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ इन सब के बीच आप कहेंगे कि किस तरह से जो नब्ज है वो आपने टटोलने की कोशिश की होगी? क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, कौन से मुद्दे प्रभावी नजर आ रहे हैं और क्या कुछ अब की बार बड़े बदलाव की तस्वीर जो है वो पेश करता हुआ नजर आ रहा है? नीरज, देखिए, बिल्कुल अगर आप केरल विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखें तो हमेशा से ये होता आया है कि एक बार यूडीएफ की सरकार रहती है, एक बार एलडीएफ की सरकार रहती है। पिछली बार ये ऐसा हुआ कि 2 बार लगातार एलडीएफ की सरकार हुई। हालांकि कई तरह के मुद्दे हैं इन चुनावों में। अगर आप देखें,
सबरीमाला का मुद्दा निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों की एक तरीके से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और लोगों का ये कहना है कि ये वोटों की राजनीति ही है, जिसके कारण जो एलडीएफ है वो अब इस मुद्दे पर अपना यू टर्न दिखा रहा है, ताकि जो खास संप्रदाय के और इसके अलावा जो हिंदुओं के जो वोट हैं उनको में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की जाए। वही स्थिति यूडीएफ में भी दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आप केरल के अलग अलग मुद्दों की बात करें, जो पलायन है वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवा हैं उनको बेहतर नौकरी के जो अवसर हैं वो राज्य में नहीं है, दूसरे राज्यों में वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। एक बड़ा इशू ये भी है, इस समय हमने देखा है कि गल्फ कंट्री में जो युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, बड़ी संख्या में केरल के जो लोग हैं वो वहाँ पर जॉब करते हैं और इस समय वोटिंग के लिए वापस आते, तो उनका यहाँ पर आना उसमें भी संशय बना हुआ है। तो हालांकि हार जीत में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ वोटिंग के जो परसेंटेज है उसमें असर पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखें कई सारे शहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की जो समस्या है वो मौजूद है, और ख़ास तौर से जो मछुआरे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पीने के पानी की उनको समस्या है। उनका ये कहना है कि प्रॉपर तरीके से पीने का जो पानी है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहाँ पर कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर पानी ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो ये तमाम तरह के इशू हैं, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरे जो हिंदी बेल्ट राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होता है, जहाँ धर्म संप्रदाय जाति उसके आधार पर वोट किया जाता है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस आधार पर वोट किया जाता है कि कौन सी सरकार विकास कर रही है और कौन सी सरकार विकास नहीं कर रही है। तो अब देखना यह है कि केरलम के जो लोग हैं वो किसको सत्ता पर बैठाते हैं। लेकिन हाँ, अभी कल राहुल गांधी की एक रैली होने वाली थी, वो राहुल गांधी नहीं आ पाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस रैली को संबोधित किया और जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूडीएफ की तरफ जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की भी दो जो दौरे हैं वो प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री एक रोड शो करेंगे त्रिशूर में, ऐसी जानकारी आ रही। तो तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने भी जो यूडीएफ एलडीएफ है वो लोग खपाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। तो अंदर खाने से निपटना भी एक बड़ी चुनौती सामने होगी इस बार यूडीएफ एलडीएफ। और भारतीय जनता पार्टी एक त्रिकोण बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में उनको जो नगर निगम के चुनावों में जीत हासिल करी, त्रिशूर में उन्होंने एक जो एमपी की जो सीट है वो हासिल की, लगातार जो वोट परसेंट उनका बढ़ रहा है शहरी इलाके में, तो वो एक त्रिकोण बना रहा है। तो मुकाबला रोचक हो सकता है और हार जीत का जो अंतर है वो काफी कम हो सकता है। बिल्कुल नीरज, यानी कि विकास का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में केंद्र में रहने वाला है। हमारे साथ गुवाहाटी से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, परिसीमन के बाद ये विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, ऐसे में चुनावी गणित किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है? वहीं अगर मतदाताओं की बात करें तो उनका रुझान या फिर मुद्दे किस तरह के हावी होते हुए नजर आ रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, देखिए परिसीमन के बाद पहली बार जो है यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 2023 में यहाँ पर जो है परिसीमन हुआ था और ये विधानसभा चुनाव जो है पहला चुनाव है। तो ऐसे में जो है जहाँ समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे राजनीतिक जो समीकरण है उसका भूगोल भी बदला है, और वहीं जो है राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती भी है कि जो पहले का जो चुनाव होते थे उनके जो समीकरण होते थे उसका गुणा और भाग भी बदला है। ऐसे में जो है देखा जा रहा है कि कई जो समीकरण हैं वो यहाँ पर बदले हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो है कई राजनीतिक दलों ने जो है या कई नए गठबंधन बने हैं और कई जो है पुराने साथी उनसे बिछड़े हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो असम की अगर बात की जाए तो असम में 126 सीट हैं, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं। इन 126 सीटों पर जो है दो गठबंधन जो है मुख्य रूप से चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस गठबंधन है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तो उसने पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी थी, अपने गठबंधन से तालमेल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस गठबंधन की तो जो केंद्र में गठबंधन है वो राज्य में पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य में अगर बात की जाए तो यहाँ पे टीएमसी चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है, और साथ ही कांग्रेस के जो दो नए यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है वो जो है यहाँ पर स्थानीय स्तर पर किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ जो है
कांग्रेस समर्थित जो पूरा नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है, राष्ट्रीय लेवल पे, वो गठबंधन यहाँ पर जो है बिखराव दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है राज्य में जो अपना गठबंधन है, उस गठबंधन को जो है अपने जो कह सकते हैं कि तालमेल के बिठाया है। इस पूरे जो अगर बात की जाए परिसीमन की, इस परिसीमन में सबसे मुख्य होगा चुनावी मैनेजमेंट और प्रचार। तो ये देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी सीटों के नाम भी बदले गए हैं। ऐसे में जो है वोटर जो पंचायतें हैं या जो गांव हैं या जो है विधानसभा के जो लोग हैं, उनका भी जो है वोट इस विधानसभा से उस विधानसभा में शिफ्ट हुआ है या इस पंचायत से उस पंचायत में शिफ्ट हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दलों का जिसका प्रचार तंत्र जो है मजबूत होगा, जिसका चुनाव प्रबंध मजबूत होगा, जिसका संगठन मजबूत होगा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो जो है इस चुनाव में बढ़त लेगा। दूसरी बात, एक साफ बात यह है कि यहाँ पे जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े को जो है पाने के लिए कहीं ना कहीं जो है दोनों जो दल हैं यहाँ पर सबसे निश्चित तौर पर ये तमाम बड़ी बातें हैं जो आप यहाँ पर रख रहे हैं उर्मिलेश, क्योंकि साफ तौर पर असम का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आती है। सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए भी, सबसे ज्यादा सीटें इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें है, और उसके बाद ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, जिस तरह से अभी जो स्थितियां मौजूदा नजर आती हैं वो क्या कहती हैं? ममता बनर्जी की अब की बार की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि हमने देखा है कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मोर्चे हैं जिस पर लगातार वो घेरी गई हैं, तो अब की बार उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? और बीजेपी अब की बार किस तरह से अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जमीनी हकीकत क्या कहती है ग्राउंड जीरो को लेकर? गौरव संधा, देखिए बीजेपी ने अपना जो तीसरी सूची है, वो तीसरी सूची कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो सामने लाया है, और उसमें से एक बड़ी अहम बात यह है कि इस सूची में कुल 19 कैंडिडेट्स के नाम घोषणा किया गया है। उसमें से पानीहाटी जो सीट है जो नॉर्थ 24 परगना के अंदर आता है, उस पानीहाटी सीट से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर छात्र की मौत हुआ था, वो उनकी माता को कैंडिडेट घोषणा किया गया है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आरजीकर की जो डॉक्टर स्टूडेंट थी, उनका जो मौत हुआ था, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का जो इंसिडेंट था जिसको लेकर सारे देश में चर्चा हुआ था, उनकी माता को कैंडिडेट किया गया था। इसको महिला सुरक्षा जो इस बार की चुनाव का बीजेपी का और एक अहम मुद्दा है कि ममता बनर्जी के शासन में जो महिला सुरक्षित नहीं है, ये जो बात लगातार चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है, उसके चलते ऐसे एक छात्रा की मां को कैंडिडेट करना है, इसमें बीजेपी का एक मैसेज है वोटर्स के तहत के उनका अगर सरकार बनती है तो वो इन सारे बातों को लेकर ये जो महिला सुरक्षा है इसको सुनिश्चित करेंगे। ये मैसेज इस कैंडिडेशन के माध्यम से दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसा आप टीएमसी का बात कर लीजिए। टीएमसी कल ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में के दौरे में थे, जहां पे मैं आप खड़ा हूं। आज अभिषेक बनर्जी भी यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी रामनवमी को लेकर साथ साथ प्रचार कर रहे हैं। वहां पे जो भवानीपुर में सीएम के खिलाफ खड़े हुए हैं, सीएम को चैलेंज करके खड़े हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कल नंदीग्राम में जो और एक सीट से वो खड़ा हुआ है, वहां से उन्होंने एक कर्मी सभा किया। वहां से संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आप नंदीग्राम का दायित्व ले लीजिए, भवानीपुर मैं देख लूंगा। तो एक तरफ से ये सीधी चुनौती है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दे में ही जोर दे रहे हैं ज्यादा, क्योंकि नाम कटने का जो इशू है और उसको लेकर चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है और अभी तक वही नीति अपना रही है टीएमसी। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए सौरभ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उर्मिलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग राज्यों से तमाम जो जमीनी समीकरण इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं उस पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं और भी खबरों के साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ।
वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की खास खबरें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका इरादा बढ़ते पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत करने का नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बयान से यह संकेत मिला है कि अगर उनकी शर्तें मानी जाएं तो ईरान जंग खत्म करने पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और अमेरिकी बातचीत की संभावना का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा बात करते हैं ट्रंप की 15 सूत्रीय बिंदुओं की। जी हाँ, ईरान से उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाने, यूरेनियम संवर्धन रोकने, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल योजना को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की मांग इसमें की गई है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के विवरण को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया और चेतावनी भी दी कि वो अपने हमलों को और भी तेज कर सकता है। और वहीं जबकि ईरान ने भी अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं और उसका कहना है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। क्या है ये 5 शर्तें, ये आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ईरान की तरफ से कहना है। इसके साथ साथ ईरान ने यह भी कहा है कि दोबारा युद्ध ना हो और इसके लिए ठोस तंत्र भी बनाया जाए, यानी कि सभी की अपनी अपनी शर्तें हैं। अमेरिका की बात की जाए या फिर ईरान की, युद्ध नुकसान की भरपाई और मुआवजा तय हो, ये भी बात कही गई है ईरान की तरफ से। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, शुरुआत इस सवाल के साथ मैं करना चाहूंगा कि एक तरफ तो अमेरिका अपनी शर्तें रख रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपनी तरफ से अपनी शर्तें रख रहा है। क्या ये दोनों जो शर्तें वो हमने देखा है कि किसी भी तरह से दोनों देश आपस में इस बात को लेकर एक तय सीमा तक या एक स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वैश्विक संघर्ष है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्थिति ऐसी बनी रहेगी या आगे इसमें कुछ शांति का पक्ष भी या शांति की राह भी निकलती हुई नजर आएगी? जरा इस पर रोशनी डालिए। की मांग कुछ नई नहीं है। दरअसल इन्हीं मांगों पे वे ईरान के साथ पहले भी समझौता कर रहे थे और आपको याद होगा कि ओमान ने जब 28 फरवरी को एक घोषणा की थी कि हम लोग समझौते के बहुत ही करीब हैं, तो उन समझौतों में ये सारी बातें शामिल थी। तो इसलिए अमेरिका जो पुरानी स्थिति है उन्हीं पुरानी स्थिति को एक बार फिर नए तरीके से जो इंटरलोक्यूटर्स के माध्यम से ईरान के सामने रख रहा है। अब लेकिन ईरान के सामने एक नई स्थिति है। ईरान के सामने नई स्थिति है कि उनके मतलब ईरान में लगातार हमले जारी हैं और ईरान की बहुत सारी क्षति हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी स्थिति है कि दुनिया में ईरान ने यह दिखा दिया कि वो बिल्कुल कह सकते हैं कमजोर नहीं है। वो भी लगातार इजराइल के अंदर जो अमेरिका के जो तंत्र है उस इलाके में, जो मध्य पूर्व के इलाके में, उन पर लगातार हमले कर रहा है। और एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने एक अघोषित नियंत्रण कायम कर लिया है और ईरान चाहता है कि वो नियंत्रण को उसकी मान्यता दी जाए। अब निश्चित तौर पे यह एक नई बिंदु आ गई है कि जो इलाका पूरी तरह खुला था, जो इलाका पूरी तरह फ्री था, वो इलाका को फिर से उस इलाके को क्या ईरान को दे दिया जाए। अब यह अमेरिका के सामने चुनौती है। तो कोई भी निगोशिएशन होगा तो उस निगोशिएशन में यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है
क्योंकि देखिए जब युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को रोकने की जब बात होगी तो निश्चित तौर पे ये बात होगी कि आगे युद्ध ना हो, इस बात की गारंटी दी जाए। निश्चित तौर पे ये गारंटी जब दोनों समझौते में आएंगे तो देंगे ही गारंटी। इस गारंटी का वैसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो किसी भी सार्वभौम देश पे कोई दंडात्मक कार्रवाई करे। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त बल बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट कराने की योजना नहीं बनाता है तो निश्चित तौर पे यह जो युद्ध आगे ना हो, यह तो बात है, अमेरिका दे देगा कि हम यह युद्ध नहीं हो। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान को नियंत्रण देने के लिए तैयार है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिल्कुल अखिलेश, सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अब जिस तरह की शर्तें सामने आ रही है या फिर जिस तरह से तमाम सूत्रीय बिंदुओं के साथ अपनी बात रखी जा रही है, तो क्या इससे ये समझा जाए कि एक नैरेटिव वॉर भी अमेरिका और ईरान की तरफ से गढ़ा जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पे एक नैरेटिव वार है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अगर युद्ध खत्म हो तो उनका विनिंग पॉइंट वो विजेता के रूप में उभरे उस इलाके से। और विजेता के रूप में उभरने का मतलब ये है कि उन्हें कुछ नया चीज चाहिए, कुछ नई ऐसी उपलब्धि चाहिए जिसे वे अपने देश की जनता को और अपने देश की जनता के अलावा पूरे इलाके और पूरे दुनिया में दिखा सके कि हाँ इतने दिनों का युद्ध हुआ और हम जो है विजेता की तरह बाहर आए। और जो मारने की है तो जब युद्ध होता है तो लोग मारे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसा पॉइंट है जिस ऐसे पॉइंट पे एक नैरेटिव वॉर चल रहा है। और इसी नैरेटिव वॉर में ईरान जो है, ईरान भी काफी मजबूत है और अमेरिका निश्चित तौर पे अमेरिका के नैरेटिव वॉर में अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि पूरी दुनिया में जो तेल का संकट है, गैस का संकट है, तो अब अमेरिका और इजराइल का जो नैरेटिव वॉर है उस नैरेटिव वॉर के लॉजिक बहुत कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इससे परेशान हो रही है। क्योंकि इस तरह से क्यों हमला किया गया अचानक और क्यों इस तरह की स्थिति बनी, इस बात के लिए भी पूरी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं। यहाँ की अमेरिका में डेमोक्रेट पूछ रहे हैं, लगातार उनको मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है सीनेट का, उसमें ये सवाल बहुत मौजूद होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, नैरेटिव वार है। लेकिन अमेरिका भी शो करना चाहता है कि हम ईरान पे जो हमने हमला किया है उस हमले में हम विजयी होकर बाहर निकलेंगे और जो लगातार हमेशा के लिए खतरा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस परमाणु कार्यक्रम के खतरे को खत्म करेंगे। तो इसीलिए जो कल उनकी प्रवक्ता, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ये बहुत बुरी स्थिति कर देंगे ईरान की। तो एक और भी हमले तेज कर दिए जाएंगे और इससे भी ज्यादा और भयंकर हमले हो सकते हैं, ये सब कुछ कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम बारीकियों को यहाँ पर रखने के लिए, जनता के सामने रखने के लिए और तमाम बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अराउंड द वर्ल्ड के जरिए आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ अन्य खबरें भी। बांग्लादेश के राजबारी जिले में बस के नदी में गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बस के परिवहन नौका पर चढ़ने के दौरान पद्मा नदी में गिरने के कारण हुआ। बस में कम से कम 40 लोग यहां पर सवार थे। मृतकों में कई महिलाएं शामिल हैं और कई यात्रियों के लापता होने की आशंका है। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। पार्टी के ही एक नेता ने इसकी जानकारी साझा की है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत केबी में एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियाई सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, जिस दौरान 10 सुरक्षाकर्मी समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। सीबीआई को नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण कार्रवाई दोबारा खोलने की याचिका को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी ने भारत में कथित दुर्व्यवहार की आशंका का हवाला देते हुए अपील दोबारा खोलने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे असाधारण मामला मानने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 6,498 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। सीबीआई ने इसे भारत सरकार और एजेंसी की बड़ी कानूनी सफलता बताया है।
और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित होता है। इस अवसर पर देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हम भी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अयोध्या की तस्वीरें, जहां पर भक्त पहुंचे हैं, आराधना कर रहे हैं। महागौरी की उपासना का आज का दिन है, अष्टमी का दिन है और श्रृंगार किए हुए माता रानी सभी भक्तों को दर्शन दे रही है, आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारी संवाददाता सुयश शर्मा झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुयश, सुप्रभात आपको। और आज अष्टमी का दिन है, महागौरी की उपासना किस तरह से की जा रही है? झंडेवालान मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे होंगे, जरा दृश्य हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल संध्या, सुप्रभात आपको भी और हमारे तमाम दर्शकों को। सबसे पहले आपके साथ साथ सभी दर्शकों को मां झंडेवाली के सुंदर और आकर्षित स्वरूप का दर्शन करवा देती हूँ। इतनी अद्भुत मां लग रही है। आज मां गौरी का दिन है, उनको समर्पित है, अष्टमी है। और आप देखिए, क्योंकि मां गौरी को लाल रंग पसंद होता है, तो आज मां झंडेवाली को लाल रंग का जड़ाऊ लहंगा पहनाया गया है। लाल, गुलाबी, पीले, सफेद रंग की माला मां को पहनाई गई है। साथ में जड़ाऊ मुकुट मां विराजे और जिस तरीके की आभा मां के चेहरे पर है, इतनी सुंदर मुस्कान मां दे रही हैं कि जो आराधना, जो उपासना पिछले 8 दिनों से जो भक्तगण कर रहे थे, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, आज वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगी। जैसे ही कंजक वो खिलाएंगे तो वो आशीर्वाद मां के हाथ से जो भक्तों को मिल रहा है वो देखे नहीं बन रहा। आप देखिए, दाहिनी ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा विराजमान है। लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है संध्या। लेकिन जिस तरीके से अनुशासन में रह करके अपने धैर्य को बनाए कर यहाँ पर ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको उनकी जो श्रद्धा है वो देख के बन रही है। यहाँ पर झंडेवालान मंदिर के पुजारी जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, आज दुर्गा अष्टमी है, यहाँ पर भी कंजक पूजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन का क्या महत्व है हमारे दर्शकों को? आज महागौरी की पूजा है। महागौरी की पूजा अष्टवर्ष वहेत गौरी, 8 वर्ष की गौरी का रूप होता है। माता रानी की कृपा से जो है माँ का रूप आज भव्य ही बना हुआ है, बच्चे की तरह, जैसे 8 वर्ष की बालिका होती है। और माँ की पूजा करने के बाद क्षेत्रीय पूजन होगा, इसीलिए आज यहाँ पर भी पूजन किया गया है। देखिए, यहाँ बहुत से श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे संध्या और जानेंगे कि आज जब उनकी आस्था पूर्ण हो रही है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? संतनगर। माँ के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। कंजक पूजन करके आई हैं या जाकर करेंगे? वो जाकर होगा, जाके करेंगे। दीदी, कहाँ से आए हैं आप? भोगल से। जयकारा शेरा वाली का भोगल से आए, जंगपुरा भोगल से आए। दर्शन हुए? बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से। देखिए, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, कोई पूजन करके आ रहा है और कोई कंजक पूजन जाकर के करेगा। और जब सबकी आराधना पूर्ण हो रही होती है तो बस मन से यही आस्था होती है कि माँ जल्दी से आना 6 महीने बाद, और फिर से इसी प्रकार हम सभी भक्तों के ऊपर अपना प्यार और श्रद्धा बनाए रखेगा। बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। साफ तौर पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और ये अद्भुत तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज एक दिन एक उत्सव की ओर। रामनवमी की खुशियों में श्री राम की जन्मस्थली पूरी तरह से भक्ति और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। विशेष पूजा अर्चना, जन्मोत्सव, सूर्य तिलक, 56 भोग और भव्य आरती की तैयारियां पूरी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के साथ इस बार का उत्सव और भी अलौकिक नजर आ रहा है। पूरी रामनगरी फूलों, रोशनी और भक्ति के रंग में सजी हुई है। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और हर गली हर घाट जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। अयोध्या इस समय एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव में बदल चुकी है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य आयोजन चल रहे हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला है। सुबह 6:30 बजे से विशेष अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो सुबह 11 बजे तक जारी रहेंगे, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहजता से रामलला के दर्शन कर सकें। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यही इस उत्सव का सबसे खास और दिव्य क्षण होगा। इस शुभ मुहूर्त पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। इस अलौकिक पल को LED स्क्रीन के जरिए भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस दिव्यता के साक्षी बन सकें। रामनवमी के अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं। इस बार ब्रजभूमि मथुरा से भी विशेष प्रसाद और पंजीरी भेजी गई है। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट, छाया, पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। शाम होते ही श्री राम मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा और पूरी अयोध्या नगरी दिव्य रोशनी में सराबोर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए रुक कर लेते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में, जान लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें आज अखबारों में प्रकाशित हैं। और आइए आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि वो एक बार फिर से अव्वल हुए हैं और ये क्या कुछ रेटिंग है इसमें निकलकर सामने आया, क्योंकि मोदी विश्व के नेताओं में एक बार फिर से अव्वल यानी कि नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसमें मोदी की अप्रूवल रेटिंग 68% है। और एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी के 2 से 8 मार्च के बीच कराए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर करिश्मे और नेतृत्व को दर्शाती है, और न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि जो तमाम नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई हैं उसी के जरिए ये रेटिंग के साथ उन्हें अव्वल जो दर्जा है वो मिला है। और इसके साथ साथ रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि प्रगति का मार्ग खोल रही है। जी हां, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने अपनी सूची जारी की है और आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की प्रगति गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गति को दर्शाती है। विश्व के शीर्ष 50 में 4 IIT, JNU और BITS यानी कि जिसे बिट्स पिलानी कहते हैं, इनके नाम शामिल हैं। और शीर्ष 50 स्थानों में 27 स्थान हासिल किए गए हैं, जो 2024 में दर्ज किए गए 12 स्थानों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। 26 मार्च यानी कि आज का दिन कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि आज से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको इसके बारे में बता दें, इतिहास के पन्नों को जब पलट कर देखते हैं तो 26 मार्च 1974 को चमोली में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया और इसी घटना से भारत में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जो पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। और इसके साथ ही इस साहसी विरोध का नेतृत्व 50 वर्षीय गौरा देवी ने किया था। निजी कंपनी के ठेकेदार और मजदूर करीब 2500 पेड़ों को काटने के लिए जंगल में पहुंचे थे, जब उन्होंने इस तरह का संकल्प लिया और उसके बाद पेड़ों को कटने से रोका, जो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।
ये खबर संदेश दे रही है कि आप अपने पर्यावरण को आज के समय में भी संरक्षित और सुरक्षित रखें। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि इंजन की सीटी पर फैंस का मन डोले। जी हाँ, इस हेडलाइन के साथ में आज ये खबर प्रकाशित है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खबर बहुत ही रोचक है। दरअसल जो लोग ट्रेन देखने के में रुचि रखते हैं और साथ ही साथ फोटो लेते हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, वो वहां पर घंटों भी बिताते हैं। जी हाँ, बेंगलुरु से ये खबर है। भारत में ट्रेन करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का साधन है, माध्यम है और बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ते सफर के कारण लोग ट्रेनों पर निर्भर है। लेकिन कुछ के लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि गहरा जुनून है और ऐसे लोगों को कहा जा रहा है रेल फैन। जी हाँ, और रेलवे भी ऐसे लोगों को मदद करता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ावा दे रहा है। रेलवे अब रेल फैन की इस दिलचस्पी को समझ रहा है। खास मौकों पर उन्हें यार्ड और लोको शेड में जाने का मौका भी दिया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अनुसार रेल फैन रेलवे के लिए सकारात्मक माहौल बनाते हैं। लोग कौन कौन से इंजन को देखने में रुचि लेते हैं वो भी आज इस खबर के माध्यम से बताया गया है। तो अखबारों की सुर्खियों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। तो टेक्नोलॉजी ने रेलवे का सफर बहुत ही आसान कर दिया है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 88% हो गई है। एक प्रश्न में लिखित जवाब में संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IRCTC का टिकटिंग सिस्टम लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम भी लगातार उठा रही है। और वहीं 2025 के दौरान 3.04 करोड़ उपयोगकर्ता खाते निष्क्रिय किए गए हैं और 2.94 करोड़ उपयोगकर्ता खातों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। हालांकि 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान 1,80,474 उपयोगकर्ता खाते दोबारा से सक्रिय किए गए हैं। इसकी एंटी बॉट तकनीक लगभग 64% खराब ट्रैफिक को ब्लॉक करने में सक्षम है। हालांकि 28 फरवरी 2026 तक वर्ष 2025 से 26 में 13,023 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए हैं। 2025 से 26 में डिजिटल टिकट बुकिंग का हिस्सा 48.25 करोड़ रहा है। तो तकनीक बन रही है आपकी सुरक्षा का माध्यम, हमने आपको बताया। अब रुक कर लेते हैं बाजार की दुनिया का। जी हाँ, बाजार में लगातार जिस तरह से जोखिम बना रहता है, तो इन जोखिमों से आप कैसे बच सकते हैं, मनी मंत्रा के जरिए आपको बताते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं आपके सुरक्षित निवेश से जुड़ी हुई, कैसे आप स्मार्ट निवेश कर सकते हैं। और इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सावधानी अपनाना बेहद जरूरी है। आज मनी मंत्र में आपको हम बता रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। बिना सीखे कभी ट्रेडिंग ना करें, गिरते बाजार में घबराकर कभी सभी शेयर ना बेचें और सारा निवेश एक ही शेयर में ना करें। उतार चढ़ाव के साथ बार बार खरीद फरोख्त से बचें। उधार या कर्ज लेकर कभी भी निवेश ना करें। हमेशा निवेश का लक्ष्य तय करें। टैक्स और चार्जेस का ध्यान रखें। निवेश से पहले लक्ष्य तय करें। रिटर्न और रिस्क का ध्यान रखें। अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। लंबी अवधि में निवेश करना बेहतर है। बढ़ते हैं आगे और आइए अब आपको लिए चलते हैं खेल जगत में। स्पोर्ट्स ट्रैक में देख लेते हैं क्या लाए हैं आपके लिए। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। पंजाब के इंटरनेशनल स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह ने भुवनेश्वर के इंडोर स्टेडियम में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों के 60 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम कर लिया। महाराष्ट्र की 22 साल की हरिता भंडरा महिलाओं की 60 मीटर दौड़ में विजेता रही। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीट सरून पाई सिंह ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है और इस जीत के बाद उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है। नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश की महिला खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिला। प्रियंका सिंह ने 3 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है। वो चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में आएंगे और 75 लाख रुपए में KKR से जुड़ेंगे।
दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार T20 सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड को इस मैच और सीरीज को जीतने के लिए 188 रन का लक्ष्य मिला था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। तो ग्राफिक के जरिए आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान, और जब बात तापमान की हो रही है तो बात ऊर्जा की भी कर लेते हैं। जी हां, एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था और इसमें लगभग 47,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोत पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहाज रानी, महानिदेशालय, जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। और इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंचे थे। और इसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, आज आपको हम लेकर के चलेंगे ट्यूलिप गार्डन में। बिल्कुल, पटनी चौक सनासर मार्ग से बर्फ साफ होते ही सैलानी इस कटोरे जैसी सनासर घाटी में ट्यूलिप गार्डन का दीदार करने पहुंच गए हैं। इसमें 25 किस्म के 2 लाख से अधिक ट्यूलिप लगाए गए हैं। 35 कनाल में फैले हुए इस गार्डन को कल ही खोला गया है। तो आप लीजिए जम्मू में इस फूलों के स्वर्ग का ये नज़ारा, और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।